2.1 फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ध्यान में आ रहा है ना, राजतंत्र कैसे बन गया? संवैधानिक राजतंत्र, यानी एक ऐसा राजतंत्र, या अभी भी ध्यान देने वाली बात है कि अभी भी फ्रांस के साथ राजतंत्र लगा हुआ है, गणतंत्र नहीं लगा हुआ है। ध्यान देना है, अभी भी पूरी तरह से आजादी नहीं मिली। हाँ, एक संवैधानिक हो गया, संवैधानिक। यानी पहले क्या था कि विशेषाधिकार थे राजा के पास, प्रथम स्टेट के पास, द्वितीय स्टेट के पास, लेकिन अब वो विशेषाधिकार खत्म हो गए। वहां एक संविधान ने जगह ले ली। उस संविधान में जो नेशनल असेंबली के जो तृतीय स्टेट के लोग थे, आबेसिए और मिराबियो के नेतृत्व में जो असेंबली बना था, उसने अपने संविधान पास कर लिए। क्या संविधान पास किया? सबसे पहला रातों रात उसने धार्मिक कर समाप्त कर दिया तथा कर्तव्यों, करों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया, यानी एक संविधान बनाया। अब जब संविधान बन गया तो वैसी स्थिति में क्या नियम बना? अब आगे जो विशेषाधिकार थे खत्म हो गए, तो किसको वो अधिकार मिले और उसका अधिकारी कौन बना? क्या उसके अधिकार सीमित और निश्चित करते समय पुनः तृतीय स्टेट के सभी कामगारों, मजदूरों, महिलाओं, बच्चों, सबको वो अधिकार प्राप्त हुआ? यानी कि राजा से लेकर प्रजा के अंतिम बिंदु तक वाली जो श्रेणी थी जनता, क्या उन सभी जनता को भी वो अधिकार प्राप्त हुए? आइए हम इसको समझें। और अगर प्राप्त हो गए तो क्रांति खत्म हो जानी चाहिए, जो लड़ाई थी, जो संघर्ष था, वो समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि सबको उसके मनचाहे चीज मिल गई और सबका जीवन बेहतर हो गया। लेकिन अगर नहीं हुए तो क्या हुआ आगे? और क्या कुछ होने वाला था? और क्या होगा? क्या फ्रांस की और भी संघर्ष बाकी थी, या फ्रांस की जनता अभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं हुई, या आजाद हो गई? समझें। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान प्रारूप पूरा कर लिया। यहाँ ध्यान देने की योग्य बात है, प्रारूप पूरा किया, यानी एक सैंपल पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। ये शब्द नए लग रहे हैं या पुराने हो गए हैं? भारत में भी लोकतंत्र है, एक संविधान है, याद है ना? भारत में भी क्या है? एक व्यवस्था जिसमें है विधायिका है, कार्यपालिका है एवं न्यायपालिका है। न्यायपालिका यानी कोर्ट, विधायिका यानी हमारे एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और कार्यपालिका यानी एसडीओ, एसडीएम, डीसी, पुलिस विभाग, एसपी, डीएसपी, ये सब क्या है? कार्यपालिका है। उनमें हस्तांतरित कर दिया गया। और ये सारी शक्तियां किसमें निहित थी? तो ये सारी शक्तियां राजा के पास निहित थी। वो अपनी सेना खुद की रखता था। और अब जो सेना बना, अब जो कार्यपालिका विधायिका बना, उसके सभी जो मूल्य थे, यानी उसको काम करने के प्रति जो उनको मानदेय और वेतनमान मिलता होगा, वो सब कहाँ से दिए जाएंगे? अब सरकार की कमाई से दिए जाएंगे, यानी कि नेशनल असेंबली की कमाई से दिए जाएंगे। इस प्रकार हस्तांतरण के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। अभी भी राजतंत्र आ रहा है, राजा का तंत्र ही है। अब राजा का तंत्र कैसे है, किस तरह संविधान में राजा अभी भी बैठा हुआ है, इसको हम देखेंगे। चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। सबसे पहला जो
हिस्सा था वो था महत्वपूर्ण। क्या हिस्सा था? हम इसे इस प्रकार से देखें कि इस नए प्रारूप में जो तृतीय स्टेट के ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो तृतीय स्टेट के कौन कौन लोग थे? निष्क्रिय नागरिक। देखिए एक शब्द आया निष्क्रिय नागरिक। निष्क्रिय नागरिक कौन थे? जिनको मताधिकार प्राप्त नहीं था। ध्यान से समझना बच्चा, मताधिकार प्राप्त नहीं था। लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार के लोगों को नए जो संविधान बने, और वो संविधान किसने बनाए? तो तृतीय स्टेट के कामगार, गरीब मजदूरों के बीच में चर्च का एक पादरी और कुलीन वर्ग का एक व्यक्ति, सामंती, इनके बीच आकर वो प्रारूप का निर्माण करता है, में समिति में शामिल होता है। और क्या निर्माण करता है? सबसे पहले निष्क्रिय नागरिक के रूप में 30 लाख पुरुषों, महिलाओं और बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित कर देता है। दूसरा हिस्सा बनाता है, वो क्या है? सक्रिय नागरिक तैयार करता है। वो सक्रिय नागरिक जैसे एक श्रेणी तैयार करता है। उसमें क्या है? सक्रिय नागरिक में मताधिकार का प्राप्ति, मताधिकार प्राप्त लोग कितने थे? 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग मात्र। ध्यान से देखो, 2.8 करोड़ की जनसंख्या में 40 लाख सक्रिय नागरिक थे। और ये सक्रिय नागरिक क्या करते थे? जिनको मत देने का अधिकार प्राप्त था, ये सक्रिय नागरिक क्या करते थे? निर्वाचक को चुनते थे। वो निर्वाचक होते थे, जो निर्वाचक में लगभग कौन थे? जो 25 वर्ष से ऊपर थे, पहला। दूसरा कि जिनके पास संपत्ति थी, जो धनाढ्य थे, व्यवसायी थे, ऐसे लोगों को निर्वाचक चुना गया, जिसमें 50,000 पुरुष थे। अब 50,000 पुरुष मिलकर किसको चुनते हैं? तो 50,000 पुरुष मिलकर अपना वोट देते हैं और नेशनल असेंबली को चुनते हैं। ये 50,000 वोट डायरेक्ट, सक्रिय नागरिक जो है, ये सक्रिय नागरिक डायरेक्ट नेशनल असेंबली को नहीं चुनता है। डायरेक्ट सक्रिय नागरिक जो है नेशनल असेंबली को नहीं चुनता है। ठीक है, ये स्थितियां बनती है। सक्रिय नागरिक किसको चुनता है? तो सक्रिय नागरिक चुनता है निर्वाचक के 50,000 पुरुषों को चुनता है। और 50,000 पुरुष मिलकर किसे चुनते हैं? 50,000 पुरुष मिलकर 745 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली को चुनते हैं। और जब नेशनल असेंबली का चुनाव हो जाता है, तो नेशनल असेंबली फिर क्या करता है? उसके नियंत्रण में क्या होता है? तो उसके नियंत्रण में क्या होता है? तो सम्राट होते हैं, यानी अभी भी सम्राट हैं, यानी राजा है। और फिर सम्राट किसको नियंत्रित करता है? तो नेशनल असेंबली को प्रस्ताव देता है, अभी भी नियंत्रण करने के लिए है, लेकिन उसे निषेध बनाया गया, वो नहीं नियंत्रित कर सकता है, उल्टा नियंत्रित नहीं कर सकता है। तीसरा यहाँ आता है नियंत्रण किसका? तो नेशनल असेंबली नियंत्रण करता है मंत्रियों को, मंत्री बनते हैं। और ये मंत्री और सम्राट मिलकर क्या बनाते हैं? कार्यपालिका बनते हैं। मंत्री और सम्राट मिलकर क्या बनते हैं? कार्यपालिका। और ये नेशनल असेंबली और निर्वाचक मिलकर क्या बनते हैं? बनाते हैं विधायिका बनाते हैं। ठीक है। और न्यायपालिका की बात आती है, तो न्यायपालिका को कौन चुनता है? तो न्यायपालिका को सीधे तौर पर सक्रिय नागरिक चुनते हैं। जो सक्रिय नागरिक होते हैं वो न्यायपालिका को चुनते हैं। इस प्रकार से एक व्यवस्था बनाई गई, लेकिन इस व्यवस्था में निष्क्रिय नागरिकों ने विरोध दर्ज किया और आगे चलकर महिलाओं ने भी अपने विरोध दर्ज करने के लिए क्लबें बनाई, संघर्ष किए, समितियां बनाई और बास्तिल का किला पर धावा बोल दिया पेरिस में। और कई प्रकार के संघर्ष की कहानियां हम पढ़ेंगे। इनके बारे में? निष्क्रिय नागरिकों के बारे में, जिसमें खास करके महिलाएं।